इसमें देखेंगे कूलाम के नियम के बाद से हमारे पास एक नया टॉपिक्स आया है जिसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत में अध्यारोपण ने क्या कहा है, बिल्कुल आसान सी भाषा है। इस सिद्धांत में अध्यारोपण ने सिर्फ ये बताया कि अगर आवेशों के एक निकाय दिया हो, यानी हमारे पास बहुत सारे आवेश एक जगह अगर इकट्ठा हो तो उसमें से किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है ना, वह अन्य सभी आवेशों के कारण अलग अलग लगने वाले बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नहीं समझे? जैसे हमारे पास आवेशों का एक निकाय दिया हो, यानी आवेशों के एक बहुत बड़ा झुंड दिया हो, उसमें से किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है ना, यानी एक आवेश पर अन्य सभी के कारण जो लगने वाला परिणामी बल होता है ना, वह शेष जो आवेश बल लगाते हैं इनके अलग अलग लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और इसी सिद्धांत का नाम क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn बहुत सारे आवेश हैं और बहुत सारे आवेशों से मिलकर यह एक निकाय बना हुआ है। तो इनमें से किसी भी एक आवेश पर लगने वाला अन्य सभी आवेशों के कारण जो परिणामी बल होता है ना, इन सभी आवेशों के अलग अलग बलों के बीजगणितीय योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब कि अगर Q1 पे Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn बल लगा रहे हैं ना, तो इस Q1 पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा ना, इनके द्वारा लगाए गए बलों के अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। ये सिद्धांत अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि अगर इस Q2 के द्वारा इस Q1 पर लगने वाला बल कितना है? F1। यहाँ पे कि इस Q2 के द्वारा इस Q1 पर लगने वाला बल कितना मान ले हम? F1, ऐसे वेक्टर F1। और इस Q3 के द्वारा इस Q1 पर, Q3 के द्वारा इस Q1 पर ऐसे, सॉरी, इस Q3 के द्वारा इस Q1 पे ऐसे लगने वाला हम बल कितना मान ले? F2। ये F2। F2 और ये Q4 के द्वारा इस Q1 पर, Q4 के द्वारा इस Q1 पर ऐसे इस डायरेक्शन में अगर लगने वाला बल मैं मान लूं F4, फैक्टर ये F4, और इस Q1 के द्वारा, इस Q1 के Qn के द्वारा Q1 पर लगने वाला मैं ये बल मान लूं ऐसे, अगर मैं मान लूं Fn, वेक्टर Fn, तो अध्यारोपण ने सिर्फ ये कहा था कि किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला जो बल परिणामी बल होता है ना, वह इन अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए इन बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये Q1 पर लगने वाला नेट फोर्स F हो, F नेट हो, तो F नेट किसके बराबर होगा? F नेट किसके बराबर होगा? तो देखो Q2 के द्वारा इस पे लगने वाला बल क्या है? F1, तो वेक्टर F1। इसके बाद इसके द्वारा लगने वाला बल क्या है? F2, तो लिखोगे वेक्टर F2। फिर प्लस इसके द्वारा लगने वाला बल क्या है? सॉरी, ये F4 है, ये F3 है, तो लिख देंगे ऐसे वेक्टर F3। अब प्लस डॉट डॉट इस Qn के द्वारा लगने वाला बल क्या है? Fn, तो लिख देंगे वेक्टर Fn। इन्हीं के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसी सिद्धांत का नाम क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण ने क्या कहा था अपने सिद्धांत में? उन्होंने सिर्फ ये बताया था
उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि अगर आवेशों के बहुत सारे समूह दिए हुए हैं, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आवेशों का एक निकाय दिया हुआ है तो उन निकायों में किसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा ना, वह अन्य सभी आवेशों के द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? यानी हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn से बने आवेशों का एक निकाय दिखाया गया है। इनमें किसी एक आवेश Q1 पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा ना, इन सभी के द्वारा लगाए गए बलों के अलग अलग बीजगणितीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। यानी अलग अलग जितना बल ये लगाएंगे, इन सभी बलों का बीजगणितीय योग कर देंगे, तब इस पर लगने वाले बल के ये क्या होंगे? बराबर होंगे। आ रहा है हमारी बात समझ में? तो इसी सिद्धांत का नाम क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। ये कंसेप्ट आ गया होगा। एक बार और कह दे रहा है, इसके बाद इसका डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे अध्यारोपण ने ये बताया कि अगर आवेशों का एक निकाय दिया है, उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला जो परिणामी बल होगा ना, ये अन्य इन आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। और उसी सिद्धांत का नाम क्या चीज है? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम उस अध्यारोपण के सिद्धांत को अगर सटीक लैंग्वेज में समझना होगा तो हम आसानी से यह समझ सकते हैं। ये दिया है, सॉरी, ये यहां अध्यारोपण का सिद्धांत लिखे हैं। इस नियम के अनुसार किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, देखो है ना, किसी, यहां लिखे हैं, इस नियम के अनुसार किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, आप देख सकते हैं इसमें, यहां किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के द्वारा लगने वाला जो परिणामी बल, ये F नेट है, ये किसके बराबर हो रहा है? तो आप देख सकते हो यहां परिणामी बल अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप देख लीजिए यहां अलग अलग, देखो Q2 F1 बल लगा है, Q3 F2 लगा है, Q4 F3 लगा है, Qn Fn लगा है। तो इन सभी अलग अलग बलों का बीजगणितीय योग कर दिए हैं, यहाँ पे बीजगणितीय योग कर दिए हैं, तो इस Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स निकल गया है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आराम से आप समझ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। और इसी सिद्धांत को किसका सिद्धांत कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अब हमारे पास इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट अध्यारोपण के सिद्धांत में थोड़ा सा मैं अध्यारोपण के सिद्धांत का एक फार्मूला निकाल दूं और निकालने के बाद फिर इस बेस पे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अध्यारोपण के सिद्धांत के लिए व्यंजक निकालेंगे ऐसे, इसके बाद अध्यारोपण अध्यारोपण के सिद्धांत का व्यंजक निकालेंगे। यानी अध्यारोपण का सिद्धांत का क्या फार्मूला निकलेगा, थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। या इसको एक और नामों से पूछता है, कहता है बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल का फार्मूला निकालिए। तो चाहे अध्यारोपण का सिद्धांत बोले या बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक बोले।
इन दोनों का मीनिंग सेम है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? मैंने आपको बता दिया कि इस नियम के अनुसार किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। इस सिद्धांत का नाम क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। और इसमें देखें, इस सिद्धांत को लिखने के बाद क्या था? अध्यारोपण के सिद्धांत का व्यंजक निकालिए या बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक निकालिए। बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बलों के व्यंजक के लिए फार्मूले का मीनिंग ये हुआ है कि बहुत सारे आवेश मिलकर के किसी एक आवेश पर बल लगाएंगे तो उसे एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल के लिए क्या फार्मूला होगा, हमें ये निकालना है। तो इस चीज को समझने के लिए हम इसके पहले ही फिगर आपको यहाँ ड्रा किए हैं और इस फिगर पे ही हम सारी चीजें कंफर्म करेंगे। ठीक है, हम आगे कर रहे हैं, ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा डेरिवेशन करके लेके आ रहे हैं और आप खूब ध्यान से समझेंगे इसको। ये वाला ठीक है, अब समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे लेके चलूंगा। बेसिक चीजें आपको थोड़ा सा समझाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। कूलाम ने जो नियम दिया था थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। और जैसे ही आपको कूलाम का नियम समझ में आया, तुरंत बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक निकलेगा। कूलाम ने यह कहा था कि अगर हमारे पास एक बिंदु आवेश यहाँ Q1 हो और यहाँ दूसरा बिंदु आवेश क्या हो Q2, और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे दिया हो R, तो कोई कहे कि इनके बीच लगने वाला बल का क्या फार्मूला निकलेगा, तो कूलाम ने बड़ी इजीली लैंग्वेज में बताया था इस पे लगने वाले बल का फार्मूला। उन्होंने सिर्फ बोला था आप F बराबर K लिख लो, सिंपल सा, और इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करो। सिंपल लैंग्वेज है। इन दोनों आवेशों का गुणा करके हम बीच की दूरी का वर्ग करेंगे। तो दो आवेश क्या है Q1 गुणा क्या चीज है Q2, अब बीच की दूरी क्या है R, तो R² हो गया भाई, कुछ नहीं। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए फार्मूला पूछेगा, F = K लिख देंगे और इन दोनों आवेशों का गुणा करके जो नीचे दिया है उसका वर्ग कर देंगे। इस बेस पे ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ एक बिंदु आवेश कैपिटल Q, यहाँ भी एक दूसरा बिंदु आवेश कैपिटल Q, और इसके बीच की दूरी कितना हो R, हम कहें इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, तो आप सिंपल बोलोगे F बराबर क्या बोलोगे आप K, इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करो। तो दोनों आवेशों का गुणा करोगे तो क्या होगा Q गुणे क्या हो जाएगा Q, ये बीच की दूरी का वर्ग। तो आप देखो F बराबर क्या मिल गया K, Q का गुणा Q में होगा Q² और नीचे क्या दे रखा है R², तो ये फार्मूला निकल जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। जब भी आपको दो चार्ज दिए हों उनके बीच बल पूछ रहा है तो F = K लिख लो, दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का स्क्वायर कर दो, फटाफट कूलाम बल के लिए फार्मूला निकल जाएगा। अब इस बेस पे देखेंगे कि बहुल आवेशों के बीच, अब इस चीज को मैं हटा दे रहा हूं कि बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए क्या फार्मूला निकलेगा। बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है यार, हम ये मान के चलना है यहाँ पे कि हमारे पास जो यहाँ पे चार्ज उपस्थित है इस चार्ज का नाम है Q1, जो यहाँ पे चार्ज है इसका नाम क्या है Q2, जो यहाँ पे चार्ज है इसका नाम क्या है Q3, जो यहाँ पे चार्ज है इसका नाम है Q4, और जो यहाँ पे चार्ज है इसका नाम है Qn। ये Qn ये है। यहाँ देखो, अब इन आवेशों से चूंकि हमको वेक्टर फॉर्म में लेके आना है तो इन आवेशों के बीच की दूरी पता होना चाहिए, क्योंकि कूलाम ने अपने रूल्स में ये बताया था ये कि अगर दो बिंदु आवेश, एक Q1 और दूसरा Q2 दिया हो तो इनके बीच की दूरी लाजिम है आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ हमें बीच की दूरी नहीं दिया है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो इसको कैसे फाइंड करोगे, बिल्कुल आसान सी भाषा में समझेंगे हम देखेंगे यहाँ कि आवेश जब दिए हों
और उनको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होता है तो भाई इन आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी का नाम होता है विस्थापन। यानी इस दोनों आवेशों की स्थिति सदिश को आप किससे लिखोगे, इन दोनों आवेश की स्थिति सदिश को, इन दोनों आवेश की। तो लिखने का तरीका क्या है ये समझो। हमें बताओ 2 से हम जा कहाँ पे रहे हैं 1 पे, तो इसके बीच का विस्थापन लिखने का तरीका ये होता है। हम जानते हैं कि इनके बीच की दूरी को विस्थापन से r से ही लिखेंगे, ये वेक्टर r से लिखेंगे। किससे लिखेंगे भाई, वेक्टर r से, ऐसे, ठीक है। अब देखो मुझे 2 से जाना कहाँ पे है 1 पे, तो सबसे पहले उस पॉइंट को लिखते हैं जहाँ मेरे को जाना है। तो हमको जाना कहाँ पे है भाई 1 पे, और स्टार्ट कहाँ से करूँगा 2 से। तो इसका मतलब कि Q2 और Q1 के बीच की दूरी को लिखेंगे वेक्टर R12 से। इसमें देखो अब मैं 3 से ही स्टार्ट करके कहाँ पे जा रहा हूँ 1 पे, तो इनके बीच की दूरी को लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, हम उस पॉइंट को लिखते हैं जहाँ मेरे को पहले जाना है, अब बाद में उस पॉइंट को लिखते हैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो मेरे को जाना कहाँ पे है 1 पे, स्टार्ट कहाँ से किए हैं 3 से, हो गया। ऐसे आप बोलो Q4 से मुझे Q1 पे जाना है, तो इसके बीच के विस्थापन को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मेरे को जाना कहाँ पे है 1 पे, स्टार्ट कहाँ से किए हैं 4 से, हो गया। इनके बीच के विस्थापन को कैसे लिखेंगे, तो मान लो यहाँ से आप यहीं न जा रहे हो, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो। तो मेरे को जाना कहाँ पे है, तो 1 पे, स्टार्ट कहाँ से किए हैं, तो N से। बोलो क्लियर हो गया। अब आप खुद बताओ कि ये Q1 है, ये Q2 है, बीच की दूरी वेक्टर R12 है, तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स तो लगता होगा। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, तो इस बल को आप क्या नाम दे दो, F1। अब कोई कहे आपसे कि इस F1 का मान क्या होगा, यानी इस F1 का मान क्या होगा, तो आप F1 का मान क्या बताओगे। मैंने अभी बताया है कि सबसे पहले आपको लिख लेना है कि, उसके बाद इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग कर देना है। तो इन दोनों आवेशों का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका Q1 अगुणा क्या हो जाएगा Q2। आप बीच की दूरी का वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा R12, इसका हो जाएगा वर्ग। अब कहोगे सर वेक्टर क्यों नहीं लिखे यहाँ, हम जानते हैं कि कभी भी वेक्टर का वर्ग नहीं होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में, इसलिए मैं यहाँ से वेक्टर हटा दिया हूँ। अब देखो क्योंकि हम इनको वेक्टर फॉर्म में लेके आ रहे हैं भाई, इनमें दिशा है, तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा इसका तो कुछ नहीं करेंगे, जो यहाँ नीचे दिया है ना, जैसे यहाँ पे क्या दिया है आपका, आप देखो यहाँ लिखा है R12 लिखा है ना, तो बस यहाँ पे भी आपको लिख देना R12 और इस पे क्या लगा देना है कैप, ये वैल्यू F1 की। बोलो क्लियर हो गया। आप चाहो तो बल की भी डायरेक्शन लिख सकते हो। Q2 किस पे बल लगा रहा है Q1 पे, तो जिस पर बल लगता है उसका नाम पहले और जिसके द्वारा लगाया जाता है उसका नाम बाद में लिखते हैं। तो भाई Q2 Q1 पे बल लगाएगा, तो बल किस पे लग रहा है 1 पे, लगा कौन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर F12। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर F12। अब देखो Q3 भी Q1 पे बल लगा रहा है, तो जब Q3 इस Q1 पे बल लगाएगा तो इस बल को आप किससे लिखोगे बताओ, तो वेक्टर बल लगता है किस पे 1 पे और लगा कौन रहा है 3। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जब Q3 इस Q1 पे बल लगाएगा तो उस बल को किससे लिखेंगे वेक्टर F13 से, और इसका मान क्या होगा, तो सिंपल हो गया, Q3 Q1 पे बल लगा रहा है तो इस बल को इनके बीच लगने वाले बल को किससे लिख ले वेक्टर F13 से। अब इनके बीच कितना बल लगेगा, तो मैंने बोला F बराबर लिख लो K, ये। इसके बाद इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करो, तो ये क्या हो जाएगा Q1 अगुणा क्या हो जाएगा Q3। अब बीच की दूरी का वर्ग कर दो यानी R13 का वर्ग। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म, चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो जो चीजें यहाँ पे लिखा है वही लिख दो, कैप लगा लो R13। बोलो क्लियर हो गया ये वाला। अब देखो इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे। अब आप देखो ये 4 भी तो 1 पे बल लगा रहा है, तो भाई जब 4 इस 1 पे बल लगाएगा तो इस बल को किससे लिखोगे, तो आप लिखोगे वेक्टर F, बल किस पे लग रहा है 1 पे, लगा कौन रहा है 4, तो लिख लेंगे वेक्टर F14। ये कितना होगा, तो मैंने बोला है सिर्फ आपको लिख लेना है कि इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करो। तो गुणा करोगे तो क्या होगा Q1 गुणे क्या हो जाएगा Q4 और डिवाइडेड बाई बीच की दूरी कितना दे दिया है वेक्टर R14। तो इसमें वेक्टर तो लिखेंगे नहीं, R14 इसका वर्ग, और यहाँ पे क्या लगा लेंगे R14 लिख लेंगे और इस पे क्या लगा देंगे कैप, ये हो जाएगा।
अब देखो ये Qn भी Q1 पे बल लगा रहा है ना, तो Qn के द्वारा Q1 पर लगने वाले बल को किससे लिख लेंगे? तो बोलो लग किस पे रहा है बाबू? 1 पे। लगा कौन रहा है? n। तो लिख लो वेक्टर F1n। अब ये कितना होगा? सबके लिए सेम प्रोसेस लिख लेंगे क्या? के इन दोनों आवेश का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करेंगे। तो दोनों आवेश का गुणा करोगे तो क्या होगा? ऐसे होगा Q1 गुणे Qn और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा? R1n इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया? और उसके बाद वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो सेम यहाँ पे लिख देंगे कैप, और ये R1n है तो सेम यहाँ उतार लेंगे R1n। बोलो इतना आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल भाषा है। मान लो है Q2 और Q1, Q2 Q1 पे बल लगाता है, इस बल को वेक्टर F12 से लिखते हैं। वेक्टर F12 का मान कितना होगा तो क्या बताओगे? थोड़ा सा ये देखो वेक्टर F12 का मान होगा तो क्या बताओगे आप? थोड़ा सा ये देखो जब Q2 Q1 पे बल लगाएगा तो इसके द्वारा लगाए गए बल को किससे लिखोगे? वेक्टर F12 से। वेक्टर F12 का मान पूछेगा तो क्या बताओगे? K Q1 गुणे Q2 बट्टे बीच की दूरी का बल। क्लियर हो गया? और यहाँ R12 है तो बस इसी पे लगा के लिख देना है कैप R12। बोलो क्लियर हो गया? और जब Q3 Q1 पे बल लगाएगा तो इसके द्वारा लगाए गए बल को किससे लिखेंगे? वेक्टर F13 से लिखेंगे। ये कितना होगा तो लिख देंगे K इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करेंगे, और जो यहाँ पे आया है कैप लगा के उसी से गुणा कर देंगे। बोलो क्लियर है? फिर Q4 और Q1 क्या Q4 Q1 पे बल लगा रहा है, इसके द्वारा लगाए गए बल को किससे लिखेंगे? वेक्टर F14 से लिखेंगे। ये क्या होगा तो K लिख लेंगे, इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करेंगे, और जो यहाँ पे दिया है कैप लगा के फिर उसी से गुणा कर देंगे। ऐसे ये Q1 Qn है, Q1 पे बल लगा रहा है, इसके बल को किससे लिखेंगे? तो आसान तरीका K लिख लेंगे, इन दोनों आवेशों का गुणा करके बीच की दूरी का वर्ग करेंगे, और जो भी चीजें यहाँ पे दिख रहा है हम उसी से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। बोलो इतना क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट है तो नहीं? और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा, इन सभी आवेशों के द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत लगा लेंगे। यहाँ अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा यानी F नेट होगा, ये F नेट ये किसके किसके बराबर होगा? ये जितने आवेश हैं सब के सब मिल करके इस पे बल लगा रहे हैं, तो इनके द्वारा लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो अब इनके द्वारा लगाया गया बल देखो यही न सब हैं, तो इन सभी बलों को जोड़ देंगे तो Q1 पर कार्य करने वाला बल निकल जाएगा। तो बोलो भाई पहले इस Q1 पे ये वाला बल लगा रहा है, तो इसके बल को हम किससे लिखे हैं? बोलो जरा, तो लिखे हैं वेक्टर F12 से। फिर इसके द्वारा लगाया गया बल को किससे लिखे हैं? वेक्टर F13 से। फिर इसके द्वारा लगाया गया बल को किससे लिखे हैं? तो बोलेंगे वेक्टर F14 से। फिर प्लस डॉट डॉट प्लस इस n के द्वारा लगाया गया बल को हम किससे लिखे हैं? तो बोलेंगे वेक्टर F1n से। इससे बोलो क्लियर है? अब इन सभी राशियों का मान इसमें भर दो, तुरंत रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, ये F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखें यहाँ F12 है, इसका मान क्या दे दिया बोलोगे? K Q1 गुणे Q2 बट्टे ये हो जाएगा R12 का स्क्वायर, इंटू कैप क्या दे दिया है? R12 सॉरी R12। फिर बीच में प्लस है, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस। अब आप देखो यहाँ वेक्टर F13 है, तो वेक्टर F13 का मान क्या दे दिया है? K Q1 गुणे Q3 बट्टे R13 का वर्ग। तो सेम लिखेंगे, सॉरी कहाँ से,
अब देखें यहां वेक्टर F13 है, वेक्टर F13 का मान क्या दे दिया, Q1 गुणे Q3 और बट्टे क्या हो जाएगा बोलोगे, R13 का वर्ग इंटू कैप R13 ये है। फिर प्लस ये वेक्टर F14 है, तो वेक्टर F14 का मान ये दिया है, उठा के यहाँ भर दो। बोलो क्या दिया है, बोलना जरा, Q1 गुणे Q4 डिवाइडेड बाई R14 का स्क्वायर इंटू कैप R14 ये। फिर प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे F1n है, F1n का मान क्या दे दिया है बोलो, तो आराम से ये लिख लो, दिया है Q1 गुणे Qn डिवाइडेड बाई R1n का वर्ग इंटू कैप R1n ये ऐसे दिया है, ये दिया है ना। अब यहाँ से देख लो, यही वाला F नेट फोर्स का फार्मूला है, यही वाला सेम टू सेम आपको यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट, ये यही फार्मूला है आपका टोटली ये आपके फार्मूले होंगे। यही F नेट फोर्स के ये फार्मूले हैं। बोलो क्लियर हो गया। इसका मतलब कि अगर बहुत सारे आवेश मिल करके किसी एक आवेश पर बल लगाएंगे तो इसके द्वारा लगने वाला बल हमको निकल गया ना। क्या इसके द्वारा लगने वाला बल निकला? जितने ये आवेश मिलकर बल लगा रहे हैं इन सभी बलों का बीजगणितीय योगफल कर दिए तो इस पे लगने वाला टोटल फोर्स निकल गया है। यही किसका सिद्धांत है? अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके अपनी आंसर को ले लेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ये अध्यारोपण का सिद्धांत कंप्लीट हुआ। बहुत से बुक्स में इससे थोड़ा सा आगे भी कर देता है। इससे थोड़ा सा आगे क्या करता है तो ये करता है एफ नेट इक्वल टू, इन सभी को इकट्ठा करके लिख देता है। कैसे लिखता है? यहाँ के Q1 के Q1 के Q1 के Q1 हर जगह आपको कॉमन दिख रहा है के इंटू Q1, तो हर जगह से के Q1 कॉमन कर लेता है। अब जो राशियां बच गई हैं उनको जोड़ के लिखता है। किससे जोड़ के लिखता है? तो सिग्मा से, ऐसे सिग्मा से। कैसे जोड़ता है? अब देखो के Q1 हर जगह है तो यहाँ हर जगह से ये के Q1 और के Q1 हर जगह से निकल जाएगा। तो देखो बचेगा क्या? Q2 अपान R12 का वर्ग, Q3 अपान R13 का वर्ग, Q4 अपान R14 का वर्ग, Qn अपान R1n का वर्ग। यही ना बस बच रहा है। बोलो भाई। तो देखो जो चीजें सिमिलर है वो तो रहेंगी, जो बदलती रह रही हैं उनके जगह पे आई मानेंगे। देखो यहाँ पे आपका Q2 यहाँ R1 ये नहीं बदल रहा है, हर जगह दिख रहा है। और यहाँ Q2 Q3 Q4 Q1 ये बदल रहा है। इसका 60 लिखने का तरीका आपको सिखा रहे, एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ पे n बदल रहा है ना। इसका मतलब है Q के साथ वाला अंक बदल रहा है, तो जिसके साथ वाला अंक बदलेगा उन अंकों के बदले में लिखेंगे। जैसे Q के साथ वाला अंक बदल रहा है तो यहाँ लिख लेंगे QI, क्योंकि Q के साथ वाला ये अंक बदल रहा है। अब देखो जिसके साथ नहीं बदलेगा नहीं लिखे। देखो R1 यानी R1 नहीं बदल रहा है तो ये R1 ऐसे ही रहेगा। लेकिन R1 के बाद 2 3 4 ये बदल रहा है ना n तक, तो इसका मतलब है 2 3 4 यानी 1 के बाद वाला जो टर्म है ये बदल रहा है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो 1 के बाद वाले टर्म के बदले में क्या लिख देंगे? I, क्योंकि ये बदल रहा है। आ रहा है मेरी बात समझ में? अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ भी देखो कैप R1 है तो यहाँ पे भी हम क्या लिख लेंगे? कैप R1, ये नहीं बदल रहा है। लेकिन इसके बाद वाला टर्म बदल रहा है, 1 के बाद 2 3 4 ये बदल रहा है। तो जब 1 के बाद वाला टर्म बदल रहा है तो 1 के बाद क्या लिख देंगे? I। अब देखो I क्या है? तो I ये है। I कहाँ से शुरू हो रहा है? आप देखो 2 3 4 डॉट n तक। इसका मतलब ये है कि जो ये I की वैल्यू है ये शुरू हो रही है 2 से और जा कहाँ तक रही है? n तक। तो यही F नेट का फार्मूला है। बस
ये वाला, ये अध्यारोपण के सिद्धांत का ये वाला इतना बड़ा सा प्रोसेस है और इसका शॉर्टकट लिखना होगा तो आपको ये मिल जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत ये टॉपिक्स क्लियर होता है, फिर हम आगे बात कर रहे हैं। ओके।